जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूं 2019 का पेपर नंबर 3 लेकर। दोस्तों यह पेपर 28 जनवरी 2019 को हुआ था और यह सेकंड दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जैसा कि 2019 में टोटल 4 पेपर हुए थे यूपी पुलिस में, उसमें से आज तीसरा पेपर हम उठा रहे हैं और इसमें हम मैथ डिस्कस कर रहे होंगे। आप देखेंगे अभी मैं 4 पेपर 2018 के भी सारे पेपर पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से मैंने मैथ आपको समझाया है क्रम बाई क्रम, और इसके बाद हम 2024 के भी पढ़ेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी 2018 में पूछे गए थे वो 2019 में 70 से 80% पेपर रिपीट हुए हैं। अंक चेंज हो गए हैं, बाकी पेपर रिपीट हुए हैं। अब 2019 का पेपर आप उठाएंगे, 24 में देखेंगे वो भी रिपीट हुए हैं। अभी 2024 के जो फरवरी में पेपर हुए हैं उनको भी अभी मैं इस 2019 के बाद लाने वाला हूं। वो चारों पेपर आपके सामने लाऊंगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल मत छोड़िए, खासकर मैथ में, रीजनिंग में। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है, वो तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले है काम को 6 दिन में कर लेता है। दोस्तों इसमें क्या करना है कि इनकी क्षमता दी गई है, तो अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एक है यहाँ ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है, तो मैं पहले इसे 2 मानूं तो इसे 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सी से तिगुना कुशल है, जो की बात कर रहा है, जो का मतलब ये बी की बात कर रहा है, मतलब कि सी से तिगुना कुशल है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं इसे 2 मान लूँ? अगर मैं इसे 2 मानता हूँ तो इसका 3 गुना 6 मानना पड़ेगा, तो इसका आधा है 3 मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ए बी से आधा कुशल है, बी को हमने 6 माना है तो आधा कुशल 3 राइट है। जो सी से तिगुना कुशल है, मतलब कि सी हमारा है 2, तो ये बी देखिए 3 गुना हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बी अकेले यह काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी की क्षमता कितनी है 6, और यह 6 दिन में काम कर रहा है, तो काम कितना हुआ 36। ठीक है, जब 36 काम हुआ तो अब कह रहा है कि पूरा काम तीनों मिलकर कब करेंगे, तो टोटल काम है यहाँ से 36। हमने इसको देखकर कि बी की क्षमता थी 6 और 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 6 6 36, टोटल काम हुआ 36। अब इन तीनों काम मिलकर, अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 3 6 9 हुआ, 10 1 11, 36/11। तो अब यहाँ से निकल के आया 11 3 33, 11 3 33 पॉइंट, 11 3 33 पॉइंट, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाया है तो 0 लगा दूंगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा। ठीक है, पॉइंट के आगे की बात हो रही है तो फिर 0 लगा दूंगा, 11 सत्ते, यानी कि 3.27, ये हमारा राइट आंसर है। दूसरा नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 12 हिस्सों को एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। दोस्तों पहले तो आप 0 को भूल जाइए, क्यों? क्योंकि ये डबल 0 से एक 0 का वर्ग बनता है डबल 0, तो आप डबल 0 को भूल जाइए। अब मैं पढ़ता हूँ कि 12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो यहाँ से अब मैं लूँगा 12 दूनी 24। क्या ये वर्ग बन रहा है? बन रहा है किसी का वर्ग? नहीं बन रहा। 3 को उठाऊंगा, 12 त्रिक 36, ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 12 चौक 48, क्या 48 किसी का वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा। 12 पंचे 60, क्या 60 किसी का वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 36 6 का वर्ग बना रहा है और डबल 0 भी लगा हुआ है, इधर से डबल 0, तो यहाँ ये 60 का वर्ग बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। दोस्तों इसमें से आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन और एक है हमारा गोला, ये 5 आपको याद कर ही कर लेना है। एक क्या है? एक है घन, इसका आयतन, कम से कम आयतन तो आपको याद ही होना चाहिए, घन है। और दूसरा है हमारा घनाभ, ठीक है। तीसरा है हमारा गोला, चौथा है हमारा शंकु, और एक होता है हमारा बेलन, बेलन, और फिर एक होता है वृत्त। दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इसके अलावा कहीं से इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन, वृत्त, कम से कम इनका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल भी कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और वो आप आसानी से बना देंगे। और अगर सूत्र आपको आसानी से याद है तो देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, गोले की बात कर रहा है। गोले का सूत्र क्या होता है दोस्तों?
4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा 10 की क्यूब, तो मैं लिख लूँगा 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब मैं बटे लिख दूंगा। इसको पिघलाया जाता है, अब बनाए क्या जाता है, शंकु। तो जो चीज़ बनाई जाए उसे लिखना है नीचे और जिसे पिघलाया जाए उसे लिखना है ऊपर, ठीक है। अब शंकु बनाया जाता है। शंकु की त्रिज्या देखिए, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। शंकु का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो मैं यहाँ से 10 लिख लूँगा। अब मुझसे पूछा क्या है कि शंकु का व्यास बताइए। त्रिज्या व्यास में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता आपको। ये अगर एक वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, अगर मैं केंद्र से परिधि में टच कर दूं तो ये होती है त्रिज्या। अगर मैं पूरी तरह से ये बिंदु से गुजारते हुए पूरी एक रेखा खींचूं तो ये होता है व्यास। तो अगर मैं त्रिज्या इसकी निकाल लूं और त्रिज्या को डबल कर दूंगा तो वो मेरा व्यास आ जाएगा, ठीक है। चलिए काटना शुरू करते हैं। तो देखिए, पाई से पाई कट गया, 1 10 से 1 10 यहाँ से कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। ऊपर बचा क्या, 4, 10 गुणे 10, तो 10 दहाई 100, 400। ऊपर आया हमारा 400 और नीचे आ रहा है हमारा आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताइए, आर का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसे लेना पड़ेगा अंडर रूट में। ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर निकल के आ गया कितना, 20। तो आर निकल के आ गया 20, यानी कि इतनी वैल्यू है 20। अब पूरा व्यास यानी कि मुझे इसका डबल करना होगा, तो 20 का डबल कितना, 40। तो राइट आंसर है हमारा 40, तीसरा नंबर, ठीक है। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं। यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय का औसत कितने प्रतिशत घट जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं, मैथ की यही खासियत है कि अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आप 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व कर ले जाते हैं, जब भी आप प्रश्न को समझ जाते हैं। तो देखिए, एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या है, क्रमागत है मतलब क्रमशः 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये होता है क्रमागत, और 3 से शुरू हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, 3 4 5 6 7, क्या 5 हो गई, बिल्कुल 5 हो गई। ये देखिए 5 हो गई, 3 से शुरू भी हो रही है, क्रमागत भी है। क्वेश्चन जो कह रहा था वो सब हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, अब इसका औसत हमें निकालना है। तो अब मैं औसत निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा कि इनको जोड़ के 5 से भाग दे दूंगा। कैसे, इसको पहले जोड़ना है, जितनी संख्या है उसी से भाग देना है, तो इसका क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 3 कितना होता है, 10, और 6 4 10 20 1 25। टोटल संख्याओं का योग है 25 और संख्या है 5, तो इनका औसत निकल के आया 5, ठीक है। ये हमारा औसत निकल के आया। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। चलो मैंने 7 को हटा दिया, सबसे बड़ा तो यही है, हटा दिया, तो उस समुच्चय का औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब देखिए, 6 4 10 5 15 3 18। अब कितना हो रहा है, अब कितना है 18। कितने से भाग दूं, 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आया, 4 चौक 16, पॉइंट 4 पंचे 20। अब आ रहा है कितना, 4.5। अब कह रहा है कि कितना कम हो जाएगा, परसेंटेज की बात कर रहा है। कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, 0.5 कम है। 5 से 4.5 कितना कम है, 0.5। किससे, 5 से, ठीक है। परसेंटेज बनाना है, 100 लगा देंगे। देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये पूरा 5 हो गए, तो ये 5 से इसे 10 बार में काटेगा और ये 0 से ये काट देगा। टोटल कितना, 10% क्या है, कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को फिर से पछेल के दोबारा देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। दोस्तों
बहुत सारे, अब जैसे मान लीजिए कि 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से तो ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ऑप्शन का यूज करना ही करना पड़ता है। मेथड में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि पता चलेगा कि पेपर सभी का समाप्त हो गया है, घंटी बज गई है, 2 घंटा पूरे हो गए, हम मैथे में लटके पड़े हैं, अब पूरी रीजनिंग हिंदी उंदी पढ़ी नहीं अभी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपी पुलिस की। हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए हम जो भी समझें शॉर्टकट, अगर सूत्र से आ रहा है तो सूत्र, अगर सूत्र से शॉर्टकट आ रहा है कि बहुत जल्दी आंसर आ रहा है तो जरूर हम सूत्र का अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। अगर सूत्र, जो इसके सूत्र होते हैं, अगर बहुत लंबे खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी उनका सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें से हम ट्रिक ढूंढेंगे। अगर ट्रिक भी लंबी हो जाती है तो फिर हम सीधा सीधा ऑप्शन उठाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन उन्हें कठिन बनाने के लिए वो क्या करता है कि लैंग्वेज को बहुत कठिन रख देता है। अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ऐसे वो ऑप्शन रख देता है कि ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, न्यूनतम 2 पूर्णांक, 2 पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया है, मान लीजिए कि 2 संख्या है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? का योग, जिनका गुणनफल, उनका योग हमें बताना है, यानी कि 2 पूर्णांकों का योग दे रखा है ऑप्शन में, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। इनको गुणा किया जाए तो निकल के आना चाहिए 64। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि चलो मैं 12 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 12 लेता हूँ तो मुझे या तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, फिर से 6 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो 6 6 6 36, 64 नहीं पहुँच रहा है। अगर मैं यहाँ से 8 ले लूँ और यहाँ 4 ले लूँ तो 8 चौक 32 से नहीं पहुँच रहा है, यानी कि इससे तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा। अब मैं 8 को उठाता हूँ, मैं पहले यहाँ लेता हूँ 8 और यहाँ भी लेता हूँ 8, तो देखिए गुणा करिए, 8 टाइम 64, बिल्कुल पहुँच जा रहा है। यही 2 पूर्णांक हैं। चलो ये राइट आंसर हो गया। अगर दोस्तों मैं 20 ले रहा हूँ, अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा? चलो मैं 20 लिख के देख लेता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा हो जा रहा है, कितना 400 समथिंग पहुँच रहा है, और लेना हमें 64 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से यूज करके हम आसानी से कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 दूसरे दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था, आप उठा के देख लेना। ये ना थोड़ी क्या है कि ये टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दोस्तों क्या करना है, सबसे लास्ट की संख्या उठाना है। लास्ट में क्या है? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 8 का स्क्वायर है 64, तो मैंने 8 ले लिया। अब देखिए 8 के जस्ट पीछे क्या लगा है? प्लस, फिर क्या लगा है? 73। तो 73 को 8 में जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 81। तो अब आ चुका है यहाँ 81। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। ठीक है, अब यहाँ 9 आ चुका है। अब यहाँ से पूरा इतने से इतने तक पूरा 9 आ चुका है। अब यहाँ प्लस है, प्लस के अंदर क्या है? 27। अब 27 को 9 में जोड़ूंगा मैं, तो 27 को 9 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 36। ठीक है, तो यहाँ 36 आ गया। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। अब इस 6 को उठा के इसमें जोड़ देंगे तो 6 7 8 1 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इतना सिंपल था। 2 संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों एक बात समझा देता हूं मैं आपको। जब भी एलसीएम और एचसीएफ, इनका जब भी प्रोडक्ट आपसे पूछे या दे रखा, जब भी इनका दोनों का गुणा कराए, अगर किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है, उनका गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होती है। कैसे? कोई भी संख्या आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि 6 है और दूसरी 9 है। ठीक है, 6 9 का गुणा करिए, कितना होता है? अपना पता है ना छक्का। अभी नहीं, देखिए एक संख्या 6 है और एक संख्या 9 है, मैंने मान लिया, 2 संख्या मैंने उठा लिया। अब मुझे क्या करना है कि इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, हाईजेस्ट होना चाहिए। तो इनके फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं? 1 बन रहा है बिल्कुल, लेकिन हाईजेस्ट नहीं है। 2 बन रहा है बिल्कुल, 2 बन रहा है, कॉमन 2 नहीं बन रहा है क्योंकि 9 को नहीं काट रहा है। इनका फैक्टर क्या मैं 3 उठा लूँ? बिल्कुल 3 में उठा ले रहा हूँ इनका फैक्टर, कॉमन भी है, हाईजेस्ट भी है। ठीक है,
तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या को पकड़ो, 9 दूनी 18, क्या 6 18 को काट दे रहा है, बिल्कुल काट दे रहा है, तो इनका हो गया 18 क्या एलसीएम। अब मैं यहाँ से लिख लिया इनका एलसीएम, इन दोनों का गुणा करिए और इन दोनों का गुणा करिए, सेम आ जाएगा। 9 पना पता है 9 छक्का 54, 54 आया, इन दोनों को गुणा किए 18 का 36, 38 54, सेम आ गया। यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से हमें यह समझ में आ रहा है कि जब भी दो संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणे के एकदम बराबर होगी। जैसे मैंने रेंडमली दो संख्याएं यहाँ उठा ली, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, इन दो संख्याओं का गुणा ही इनका एलसीएम एचसीएफ का गुणा भी दोनों बराबर ही होते हैं। अब यहाँ कोई दिक्कत, अब देखिए एचसीएफ दे रखा है 2 और एलसीएम दे रखा है 60, इनका दोनों को मैंने गुणा किया, 2 का 60 का मैंने जब गुणा किया तो मुझे प्राप्त हुआ 120। अब मैं समझ गया हूँ कि जो भी मेरी दो संख्याएं आने वाली है वो संख्याओं का गुणा 120 है। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, अब दोनों के बीच का अंतर भी 14 होना चाहिए। या तो आप सूत्र से कर सकते हैं कि जैसे मैं मान लेता हूं ए बी कोई संख्या है तो a माइनस बी कितना होगा 14 होगा, a गुना b कितना होगा 120 होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन से कर लेते हैं। कैसे, 120 है, मैं क्या करूंगा कि 120 को पहले लेना शुरू करूंगा, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या पहले मैं 4 उठा लेता हूं। छोटी संख्या अगर मैं 4 उठाऊंगा तो दूसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा 14 अधिक लेना पड़ेगा, तो यहां से आ गया 18। 18 का गुणा 4 में करिए, क्या 120 आ रहा है, नहीं आ रहा। 18 का 18 36 38 54 88 72 हो रहा है, ठीक है। अब मुझे 5 उठाना है, छोटी संख्या मैं मान लेता हूं 5, तो दूसरी संख्या क्या माननी पड़ेगी 14 अधिक होनी चाहिए, मतलब 14 का अंतर भी होना चाहिए, तो कितना आया 19 मानना पड़ेगा। 19 पना 95 बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, ये भी नहीं होगा, ना तो ये है ना तो ये है। अब मैं 6 को उठा के देखता हूं तो यहाँ मैं 6 मानता हूं, तो इधर कितना मानना पड़ेगा 14 का अंतर भी होना चाहिए 20। अब मैं इसे 20 मान लेता हूं, अब गुणा करिए 120, बिल्कुल यही है हमारी संख्या। राइट आंसर हमारा 6, ठीक है। तो हम ऐसे ऑप्शन से उठा के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत, एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुणा ही वो दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि जो भी दो संख्याएं हैं उनका गुणा 120 है, ठीक है। अब वो अंतर भी दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या इन 4 में से दे रखा है, इसमें से कोई छोटी संख्या है, मैंने सभी को उठा के 14 का अंतर लेकर बड़ी संख्या भी उठा के गुणा करके देखा, जो मैच हो गया वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बटे वाई बराबर 4/5 है, तो 7x प्लस 6y बराबर 29 हो तो y का मान बताइए। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट यहीं से देख के हाँ y का मान, जब y का मान आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ तो दे रखा है कि हाँ y का मान 5 है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जा रहे हैं तो 5 है ही नहीं कहीं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो मान दे रखा है x का 4 दे रखा है, x का मान है 4 और y का मान है यहाँ से 5, ठीक है, x का 4 और y का मान 5। तो क्या करेंगे, इनके मानों को सबसे पहले इनमें रख लेंगे हम। तो 7 x के बलदे में क्या रखेंगे 4 प्लस यहाँ से आया 6, y की जगह में क्या रखेंगे 5, तो 5 का गुणा बराबर 29। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 चौको 28 प्लस 6 पंचे 30 बराबर 29, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आया 58 बराबर 29। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ जो संख्या आ रही है यहाँ 29 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 58, आना कितना चाहिए 29। तो ये बड़ा क्यों आया, इनकी वजह से आया, x का y का जो मैंने मान रखा है उसकी वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना है, दोगुना है, मतलब 29, यहाँ भी 29 लाने के लिए मुझे आधा करना पड़ेगा इसे, यानी कि 0.5 आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए डबल है ना, डबल है इधर। तो 29 को देखते हुए मैं पीछे लौटूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि एकदम डबल हो जा रहा है। तो मुझे यहाँ समझ में आ गया कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये वाली, ये भी डबल लिखी हुई हैं, इनको मुझे आधा कर देना है अपना आंसर लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि x का आधा कितना 2 और y का आधा होता है कितना 2.5, मान किसका पूछा है y का, तो यहाँ से राइट आंसर है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में a और b के बीच
39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। देखिए दोस्तों, ये 39 कैंडियाँ हैं, इन्हें वितरित करना है 4:9 में। ठीक है, तो अब हम वितरित करने के लिए क्या करेंगे कि इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 4 13 और 13 त्रिक 39, यानी कि 3 बार में कट गया। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये जो ए है और बी है, ए का अनुपात कितना है 4, अब बी का अनुपात कितना है 9, लेकिन यह 39 कैंडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ से कितना आया हमारा 3, यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 और 9 त्रिक 27, यानी कि बी की है 27, ए का है 12। ठीक है, बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है, तो कितनी अधिक मिल रही है दोस्तों, कितना अधिक है 8 7 14 15, 15 अधिक है, ए से बी 15 अधिक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक के मूल्य वृद्धि के बाद 20% की छूट देने पर 2288 रुपए में बेचा गया। यहाँ बेचने की बात कर रहा है, बेचा गया, कितने में बेचा गया, कोई वस्तु है। अच्छा, हम पहले वस्तु मान लेते हैं, पहले तो क्रमिक, ये क्रमिक छूट की जहाँ भी बात करें ना, तो क्या करना होता है कि मैंने आपको सूत्र बता रखा है, a प्लस ए का स्क्वायर बटे 100, इसमें रख देना है। तो 10 और 30 कितना हो गया, यहाँ से 40 प्लस और यहाँ से आया 300, दोनों का गुणा करने के बाद अब यहाँ से 100, 0 0 कटा 3, यानी कि ये 43 निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से 43 निकल के आया। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है कि कोई वस्तु को, कौन सी वस्तु नहीं पता, यक्स मान लेते हैं गुणे, फिर क्या कह रहा है क्रमिक छूट देने के बाद, तो छूट कितने की दे रहा है, मूल वृद्धि के बाद, यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है ना, मूल वृद्धि कितने की वृद्धि 43 की, तो 43 की वृद्धि तो 143, 100 से बड़ा मानेंगे और नीचे रख देंगे 100। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी में 20% की छूट, इसमें 20% की छूट दे रहा है, तो कितने में देगा 20% की छूट, 20% की छूट देने का मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 80/100 बराबर 2288 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इनको काटना शुरू करेंगे, तो चलिए पहले यहाँ से काटते हैं। पहले तो 143 को मैं काटता हूँ डायरेक्ट इससे, तो 143 को 2288 में काटना है, तो 143 एकम 143, बचा कितना 7 से बचा 50, यानी कि यहाँ से बचा 57 और यहाँ से बच रहा है 28। ठीक है, यहाँ से बच रहा है 28, 7 2 14 15, हासिल 1 7 1 8, यानी कि 85 बच रहा है, 85 और ये वाला 8 कितना हो गया 858। अब ये 143 इसे कितने बार में काट देगा, 3 5 15 3 18, 6 बार में काट देगा, तो यहाँ आया 16, यानी कि 143 16 बार में 2288 को उड़ा देगा। अब यहाँ गया 16, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, ये दोनों जीरो और ये वाला एक जीरो यहाँ जाके भाग नहीं होंगे, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये तीनों जीरो। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 100 गया, ये भी गया, यहाँ बचा है कितना 8, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई होने नहीं, इसे काटने जाएगा, इसे काटेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है ना, बराबर का मतलब काटना होता है, इधर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काटेगी और नीचे वाली संख्या को गुणा करेगी। तो ये 8 से मैं काट दूंगा इसे 2 बार में, 8 दूनी 16, 2000, तो राइट आंसर हमारा क्या है 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 600 का तो कपड़ा है, 600 रुपए का तो कपड़ा है, 40 रुपए भी शुल्क दिया उसने, तो 40 रुपए दिए, तो अब कितना ये बन गया इधर से 640। अब कह रहा है कि 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए, तो ये क्या है सीपी है एसपी है, यह है क्रय मूल्य है। और जब भी क्रय मूल्य आ जाए तो गुणे में क्या लगाना है, प्लस माइनस ऊपर रहेगा 100 नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लाभ की बात कर रहा है, यानी कि 112.5 नीचे 100, इसको आप काट पीट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जब भी पॉइंट हटाना होता है नीचे लगा देते हैं 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है मैं किससे काटूं, 25 से काटूं, हाँ
एक जीरो से ये एक जीरो काट लेता हूँ मैं। अब 25 से काटता हूँ 4 बार में, और इसको 25 से मैं काट रहा हूँ 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 45 बार में कटा। अब ये 4 से इस 64 को काट लेता हूँ, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 6 24, 16। अब यहाँ से 16 आया, गुड़े में इधर 45 बचा हुआ है, तो गुड़े 45, बस इनको अब आपको गुणा कर देना है। तो 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64 8 72, कितना आया हमारा 720, राइट आंसर है। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर होती है, उस वस्तु में अपनी मर्जी से कोई प्राइस चढ़ा देना कि मुझे प्रॉफिट हो, कुछ भी चढ़ा देना। मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, मुझे 400 में बेचना है, तो मैं 400 उसमें लिख सकता हूँ। अगर मैं 400 की बेच रहा हूँ 100 की वस्तु को, तो वो मेरा अंकित मूल्य है 400, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में पहले तो खरीदी गई, फिर उसके बाद उसका प्राइस चेंज कर दिया गया, यानी कि अंकित मूल्य। अब वही हमसे पूछ रखा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे अंकित मूल्य नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा कि अंकित मूल्य को मैं यक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 12% की छूट दी गई, तो इस अंकित मूल्य में 12% की छूट देने का मतलब 100 में 12 घटाइए, कितना आया, कितना आया 88, ठीक है। 88, नीचे 100। अब यहाँ मैं गुणे के चिन्ह लगाऊंगा। फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, ये पड़ेगा कि 110 बटे 100, बस यही गलती हो जाती है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लड़के ना ऐसे करके आगे निकल जाते हैं, गलत ऑप्शन टिक करके उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। देखिए अंकित मूल्य है, और जब भी मैं छूट दिया अंकित मूल्य में, तो वही क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि मैंने अंकित किया था किसी वस्तु को, मैंने एक प्राइस रखा, अंकित मूल्य किया, और उसे मैं 12% की छूट देकर बेच रहा हूँ। जहां भी बेचना शब्द आ जाए वो हमारा विक्रय मूल्य है। और जब भी यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ तो विक्रय मूल्य आ रहा है, जब भी विक्रय मूल्य आ जाए, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर क्या लेना है, गुणे के बाद ऊपर क्या लेना है 100, तो ऊपर में ले लूंगा 100, ठीक है। ऊपर ले लूंगा 100 और नीचे ले लूंगा मैं प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में क्या है, लाभ है कितने का 110, तो 110 ले लूंगा नीचे। चलिए मैं इसे काट के लिख देता हूँ, आप तो समझ ही गए हैं। तो अब मुझे ये है मेरा विक्रय मूल्य, 100 लूंगा ऊपर और नीचे लूंगा कितना 110, ठीक है। बराबर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ना 2500 के बराबर है, 2500 के बराबर है। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, जो वस्तु मैंने खरीदा था उसके बराबर हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 100 से इस 100 को पहले हम काट देते हैं, मैंने काट दिया, और ये जीरो उधर जाएगा, भाग काटने नहीं जाएगा दोस्तों, गुणा होने जाएगा, तो मैंने जीरो जोड़ दिया। अब इस 11 को मैंने 88 को काटा 8 बार में, अब ये 8 उधर गुणा होने जाएगा या इसे काटने जाएगा, यानी कि 25,000 को 8 भाग देगा, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 8 त्रिक 24, 3 बार में गया, बचा कितना 1, तो 8 एकम 1, 8 एकम 8, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 पन 40, 3125, राइट आंसर है हमारा ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी क्रय मूल्य आए, क्रय मूल्य आ गया है तो प्लस माइनस ऊपर 100 नीचे, जब भी विक्रय मूल्य आए तो 100 ऊपर प्लस माइनस नीचे, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग में डाल के ही रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगुना हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, ये है 1500 रुपये और ये दुगुना का मतलब कितना 3000, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो कितने परसेंटेज बढ़ गया, ये कितना बढ़ा है, 15 बढ़ गया, 1500 बढ़ा, ठीक है। कहाँ से बढ़ा है ये 1500, किससे बढ़ा है, 1500 से ही बढ़ा है, यानी कि 1500 से 1500 बढ़ा है ना, तभी तो 3000 बना। परसेंटेज निकालना है तो मैं 100 लगाऊंगा, 1500 से 1500 कट गए तो बचा कितना 100। मतलब अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यह कितने परसेंट बढ़ गया, यह 100% बढ़ गया।
अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि जब भी यह प्रति साल की 4% दर है, बढ़ कितना रहा है 100, तो 4 को मल्टीप्लाई करते जाइए 100 तक, तो 25 चौको 100, यानी कि 25 यहाँ आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर 25 हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो फिर एक काम करिए, सूत्र होता है यसाई बराबर, ये सूत्र तो आपको सभी को याद होगा, यसाई बराबर पैरट, पैरट मीन्स तोता, बटे 100, ठीक है। अब देखिए 1500 रुपये दुगुने हो जाते हैं, तो ये तो है मेरा मूलधन 1500 रुपये, ये है मेरा मूलधन, ठीक है, और 1500 रुपये बढ़ के 3000 हो गया, तो ये है मेरा मिश्रधन, बढ़ कितना रहा है 1500, तो यसाई के नीचे लिखूंगा मैं 1500 बराबर पी कितना है मूलधन 1500, आर कितना है 4%, टी कितना है, टी हमें निकालना है, बटे में क्या है 100 है, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये 1500 ऊपर वालों को काटेगा या नीचे वालों को, बराबर लगा है ऊपर वालों को काटेगा, तो ये 1500 से ये 1500 कट गया। अब ये 4 से कितनी बार में कटा, 25 बार में कटा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, तो राइट आंसर है हमारा 25 सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1000 रुपये 2 वर्ष में 44.9 रुपये हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों जब भी दर पूछे और जब भी टाइम दे रखा हो तो आप समझ, अब जैसे 2 साल दे रखा है, देखिए मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा इस वाली वैल्यू को 1144.9 और नीचे लिखूंगा 1000। कितना बढ़ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कितना बड़ा है ये, आप अभी नहीं बताएंगे। देखिए अब यहाँ 2 साल की बात की गई है, पक्का ये किसी न किसी का स्क्वायर बने हुए हैं। अगर यहाँ 3 वर्ष की बात करता तो मैं कह देता कि पक्का ही किसी न किसी ये दोनों संख्याएं क्यूब हैं, किस संख्या का क्यूब है वही निकालना है। लेकिन यहाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि मैं तो जान गया कि ये स्क्वायर बना हुआ है, मुझे क्या करना है कि ये पॉइंट हटाना है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 0। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि डबल 0 से 1 0 बनता है, और ये 100 का इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो ये तो 100 का स्क्वायर मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब निकालना है ऊपर वाले का, तो एक तो हो सकता है लास्ट में, देखिए 9 है, तो एक तो हो सकता है 3 3 9, एक तो हो सकता है 7 7 7 49 होता है, 9 आता है लास्ट में, तो एक तो या तो 3 है या तो 7 है लास्ट में। अब यहाँ से 2 संख्याएं आप हटा दीजिए, 2 संख्या हटा दी। अब देखिए 114 को 10 का स्क्वायर 100, इसके आजू बाजू देखिए, इसके जस्ट नीचे कौन सा है 10 का स्क्वायर है, और इसके जस्ट आगे 121 कितने का 11 का स्क्वायर है। तो अब मैं 10 लूँ कि 11 लूँ, क्या ले सकता हूँ। तो मैंने आपसे बताया है कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेनी होती है, तो नीचे वाली वैल्यू में 10 ले लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लिया 10 और यहाँ भी रख लिया 10। अब 103 लूँ या 107 लूँ, कौन सा लूँ। तो एक काम करिए, 10 का गुणा 11 में करिए तो कितना आ रहा है 110। 110 से अगर 114 बड़ा है तो बड़ी संख्या लीजिए, अगर 110 से इधर छोटी वैल्यू लिखी हुई है तो छोटी संख्या लीजिए। 110 से 114 बड़ी संख्या लिखी हुई है, यानी कि मैं बड़ा वाला लूँगा। तो अब मैं ऊपर आ गया 107 और नीचे है हमारा 100। कितना बड़ा है दोस्तों 7 बड़ा है। किससे बड़ा है 100 से बड़ा है। क्या निकालना है परसेंटेज, लगा दो 100, 100 से 100 कटा, निकल के आया कितना 7%, राइट आंसर। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब भी 2 वर्ष जब भी दर पूछे ना ऐसे ही करना है, सेम यही फार्मूला, और कोई तरीका नहीं है। 2 साल का पूछे स्क्वायर निकालो, 3 वर्ष का पूछे पक्का समझ जाओ किसी न किसी संख्या का क्यूब बना हुआ है, फिर आप क्यूब निकालना स्टार्ट करो। अब फिर देख लो कि कितना बड़ा है, किससे परसेंटेज निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान हुआ, 7 8 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है दोस्तों। नुकसान कितने का हुआ 1152 का, बांटना किन में है, इन तीनों में बांटना है, ए बी सी डी में। तो इन तीनों को जोड़ो, 7 के साथ 7 दूनी 8 का 16 त्रिक 24, इनको जोड़ा मैंने तो कितना आया 24। पूछ क्या रहा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, तो मैं यहाँ से 7 उठा लूँगा, तो ये आ गया 7, ठीक है। अब आप 24 को काटना शुरू करिए, अगर नहीं कट रहा तो आप एक काम करिए 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा कितना 5, 6 6 36 6 7
6 नामे 54, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, ऊपर आया 192, 6 चौको 24, नीचे आया 4, ऊपर आया है 192, नीचे है 4, गुणे में है 7। अब 4 से फिर से काटो, 4 चौक 16, बचा कितना 17, 18, 29, 32 हुआ, 4 पंजे 20, 4 छंग 4 अट्ठे 32, यानी कि ये कट के 48 हो गया। अब 48 का गुणा करना है 7 में, 7 7 7 अट्ठे 56, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6, 336, 48 का 7 में गुणा करेंगे 336 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, वैसे भी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए, बी तथा सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपए की सदस्यता लेते हैं। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक की सदस्यता की तथा ए ने बी से, यहां से पढ़िए, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक की सदस्यता ली। ठीक है, यदि कुल लाभ 10,000 रुपए था तब लाभ में ए का हिस्सा हमें बताना है इसमें। देखिए दोस्तों, ए बी सी बराबर है कितना 50,000, इनके पास 50,000 थे और इन्होंने तीनों ने 50,000 लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। अब कह रहा है बी ने सी की तुलना में, अब इनको बनाना है हमें, क्या अनुपात बनाना है इनका। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया। ये बी ने, ये जो मेरा बी है, बी ने सी की तुलना में, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, ऐसे लिख लेता हूं, अधिक की सदस्यता ली। ए ने बी की तुलना में, अब ए की बात कर रहा है, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए, बी की तुलना में ये 2,000 अधिक दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा इसमें से या तो मैं ऐसे सेट करना, मैं एक काम करता हूं, मैं सी को कुछ मान लेता हूं, मैं सी को मान लेता हूं कितना ए, मैं सी को ए मान लिया, मैं यहां से सी को मान लिया ए। अगर अब मैं बी की बात करूं तो बी सी से कितना 6,000 ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस 6,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मैं क्या लिखूंगा, सी का तो इसका तो लिखूंगा ही, मतलब बी का, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 6,000 में 2,000 में जोड़ दूंगा, तो यहां से कितना निकल के आएगा, ए प्लस 8,000। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू निकल के आ गई है और ये हमारी बी की वैल्यू है, अब ये मेरी सी की वैल्यू है। अब बराबर होना चाहिए 50,000। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा देता हूं। यहां कह रहा है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, मैंने 6,000 यहां लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, मैंने 2,000 यहां लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं कि सी को मैं ए मान लेता हूं, तो सी की वैल्यू मैंने ए माना, तो बी ने 6,000 अधिक था तो ए प्लस 6,000। ए की बात कर रहा हूं तो बी से 2,000 अधिक था, तो बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 6,000। अब 2,000 अधिक है तो ए प्लस 8,000 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, कितने, अब इन्हें सबको जोड़ देंगे, अब 50,000 के बराबर कर देंगे। तो ए कितने दिख रहे हैं 3, तो यहां से 3a प्लस संख्याएं कितनी दिख रही हैं 8,000 6,000, कितना हुआ 8 6 कितना 14,000। ठीक है, 8 6 14,000 बराबर कितने हैं 50,000 के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 3a बराबर ये 14,000 माइनस में होने चला जाएगा 50,000 की, तो कितना निकल के आया 36,000। 36,000। अब यहां से 3 इसे काटने चला जाएगा, तो a बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आया 12,000। ठीक है, यहां से राइट आंसर में, यहां से 12,000 निकल के आया। ठीक है, a बराबर 12,000। अब मुझे यहां से ये पता चल गया, ये जो a की वैल्यू है, यहां मैंने a माना था ना इसे, ये 12,000 लेना पड़ेगा। यहां मैं लिखता हूं a b c, a को लेना पड़ेगा, कितना मुझे लेना पड़ेगा 12,000, मैंने ले लिया। अब b को कितना लेना पड़ेगा 12,000 से 6,000 अधिक, c से 6,000 अधिक है ना, तो 12 6 कितना 18,000, इसको ले लिया मैंने 18,000। a को कितना लेना पड़ेगा, b से 2,000 अधिक 18 20,000, तो यहां से लेना पड़ेगा मुझे 20,000। अब दोस्तों आप इनको जोड़िए, क्या 50,000 के बराबर हो रहा है, देखिए 18,000 12,000 कितना हुआ 40 30,000। ठीक है, और 30,000 में ये 20,000 जुड़ा 50,000, यानी कि 50,000 के बराबर पहुंच गया। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि 50,000 रुपए तीनों ने मिलाया, हमने
यहाँ से बना लिया है कि तीनों ने 50,000 तो मिलाया ही है, लेकिन किसने कितना पैसा मिलाया है ये भी हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे कि इनका अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो काट दूंगा। अभी किसी से कट रहा है क्या? बिल्कुल, किससे कट रहा है? हाँ, ये 20 है, यहाँ एक जीरो और था, 20,000 एक जीरो और था। यहाँ देखिए 20 है तो ये हो जाएगा 10, और ये 18 है तो ये हो जाएगा 9, और ये 12 है तो ये हो जाएगा 6। और किसी से कट रहा है क्या? 2 से, 3 से नहीं कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा। यानी कि इनका अनुपात बन चुका है 10:9:6। क्या कह रहा है कि यदि कुल लाभ 10,000 था, टोटल लाभ कितना था? 10,000, ठीक है। अब बांटना कितने में? इन तीनों में, तो 10, 9, 19 और 6 कितना? 25। तो यहाँ से मैं लिख दिया 25। अब कह रहा है तब ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या है यहाँ से? 10, तो मैं 10 लिख लिया। अब मुझे काट देना है सिंपल, तो मैं 25 से काटूंगा कितनी? 5 से काटूंगा कितनी बार? 2 बार। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, यहाँ आया 2,000, ये 2, 2 दूनम 4,000। राइट आंसर मेरा निकल के आ गया है 4,000, ये इसका राइट आंसर है। एक किराने की दुकान की 4 महीने में 2,000 रुपये, 2,500, 3,250 रुपये और 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर औसत 3,500 रुपये प्राप्त हो सके? देखिए दोस्तों, एक दुकानदार है, पहले महीना इसकी जो बिक्री होती है वो होती है 2,000 की, दूसरे महीना बिक्री होती है कितनी की? 2,500 की, तीसरे महीना बिक्री होती है 3,250 की, और चौथे महीना बिक्री होती है 4,250 की। अब मुझे सिंपल इनको जोड़ लेना है। 0 0 हासिलाएँ 1, 5 2 9, 0 हासिलाएँ 1, 2 2 4 1 5, 6 7 8 9 10 11 12, 12,000, टोटल 12,000। अब मुझे इनका निकालना है औसत, क्योंकि यहाँ औसत की बात की गई है ना, औसत से कंपेरिजन करना है। तो मैं इनका औसत निकालूंगा तो कितनी संख्या है? 4 संख्याएं हैं। तो अब मैं यहाँ से 4 का भाग दे दूंगा, तो 4 3 12, औसत निकल के आया कितना? 3,000। औसत निकल के आया 3,000, लेकिन वह कह रहा है कि औसत 3,500 हो जाना चाहिए 5 महीनों में, ठीक है। 3,500। अब मैं क्या करूँगा कि इसे 5 से गुणा कर दूंगा, तो 0 0 5 25, 2 5 15, 16 1 17, 17,500। यहाँ कितना निकल के आ रहा था? यहाँ निकल के आ रहा था 12,000, और यहाँ कितना है? 17,000। तो 17,500 में 12,000 हम घटा देंगे, 12,000 घटा देंगे तो 0 0 5 5। राइट आंसर मेरा निकल के आया 5500। 5वें महीना अगर मैं 5500 की बिक्री कर लूँ तो मैं देखूंगा कि सभी महीने 35 35 35 3500 मुझे मिल चुके होंगे, जो कि प्रश्न में कह रहा है। ये औसत निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये वाली की। ये जो मैंने औसत निकाला था, इससे मुझे ये यहाँ से पता चल रहा था कि औसत कितना निकल के आ रहा है चारों मंथ का? 3,000। और 5वें मुझे चाहिए कितना? 3500। तो मैं यहाँ से पता लगा लेता कि मुझे 500 सभी में बढ़ाना है। तो मैं कितना बढ़ाऊंगा? 2,000 बढ़ाऊंगा। अब 5वें महीना 3,500 ही कमा लूँ, तो 2,000 में 3,500 जोड़ो 5,500। तो यहाँ से भी आंसर हमारा 5,500 आ जाएगा। लेकिन ये मेथड सरल है, दोनों में से जो भी सरल हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बी और सी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि अब देखिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ऐसे ही करते चले जाइए। बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, मान लिया मैंने 40, जबकि ए बी सी वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा, उसके लिए हमें चाहिए ए की क्षमता। ए की क्षमता कहाँ से निकलेगी? जब हम इन दोनों का निकालेंगे अब एलसीएम। मैं मान लेता हूँ यहाँ टोटल काम, तो एक कोई ना कोई टोटल काम लेना होता है, टोटल काम के लिए हम एलसीएम मानते हैं। तो एलसीएम कितना आया यहाँ से? 40। बी प्लस सी इसकी क्षमता कितनी निकल के आई? 1। ए बी सी इनकी क्षमता कितनी निकल के आई? 2, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ए बी सी 2 की क्षमता है, लेकिन बी सी की 1 की क्षमता है। इनकी क्षमता कितनी? 1। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। कैसे?
क्योंकि दोनों की तीनों की क्षमता मिला के 2 ही है ना, 2, तो एक ये हो गई, तो एक बचा कितना, 1, तो एक की क्षमता होगी 1। टोटल काम कितना है 40, और एक कितनी क्षमता से कर रहा है, 1 की क्षमता से, तो टोटल काम 40 दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 40 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल 75 किलोमीटर उसने 8 घंटे में तय कर लिया। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल जब चल रहा है तो 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है तो 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। यक्ष द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, अगर ऐसा ही सेम टू सेम एसटीज आ जाता है, भले अंक चेंज कर दे, लेकिन आपको करना कैसे है, पहले आपको यहाँ लिख लेना है दूरी, ये मैंने दूरी लिख लिया, यहाँ लिखना है चाल, और यहाँ लिखना है समय, ठीक है। दूरी, टोटल दूरी कितनी दे रखी है 75, तो मैंने यहाँ 75 लिख लिया, और टोटल टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे। 75 किलोमीटर 8 घंटे चल रहा है। अगर 75 किलोमीटर को आप 8 से भाग दे देंगे तो चाल निकल के आ जाएगी, लेकिन अभी हमें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं पहले 15 को उठाता हूँ, 15 किलोमीटर, यानी कि उसने 15 किलोमीटर गया। अब देखिए पैदल गया, मान लो कि मैं मानता हूँ कि 15 किलोमीटर उसने पैदल गया, मैं मान लेता हूं कि 15 किलोमीटर पैदल गया। चाल कितनी है 5 की चाल है 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना चल लिया वो, टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटे, टोटल टाइम 3 घंटे लगा, ठीक है। क्योंकि दूरी में जब चाल का भाग दे देते हैं ना तो टाइम निकल के आ जाता है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 15 दूरी तो पैदल चल चुका है, यहाँ से टोटल दूरी कितनी थी 75, तो बची कितनी 60, तो ये जो 60 दूरी बची हुई है यह वह 12 की चाल से चलेगा, 12 की चाल से चलेगा तो टाइम कितना आया 12 पंचे 60, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, क्या 75 दूरी ये दोनों मिलके पहुंचा रहे हैं, 60 15 75 बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। क्या ये दोनों मिलके 8 घंटे का टाइम ले रहे हैं, 5 3 8 बिल्कुल ले रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से सेटिफाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15। आपको ऐसे ही ढंग से करना है। हाँ, क्वेश्चन इतने ही थे, और मुझे उम्मीद है साथियों कि मेरा मेथड समझाया हुआ आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो चौथा पेपर बचा हुआ है वो हम कल लेकर फिर से आएंगे, कल नहीं लाएंगे परसों लाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।